ओके, जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो मॉर्निंग में हमने पढ़ा था स्विच स्टेटमेंट के बारे में। जल्दी से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। कितने लोगों को ये क्लियर हो गया है स्विच स्टेटमेंट, समझ में आ गया? ओके, कितने लोगों को अभी डाउट है? कुछ कोई डाउट्स हैं? ओके, वन। एनीवन हैज, जिसको कोई डाउट है अभी भी स्विच स्टेटमेंट पे, कोई क्वेश्चंस हैं? अगर डाउट नहीं है तो इसका मतलब आपको सब आ सकता है? कोई क्वेश्चन दो तो आ जाएगा स्विच का, सॉल्व कर लोगे? तो स्विच को जल्दी से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। स्विच स्टेटमेंट लिखने के लिए हम सबसे पहले स्विच कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट ये चीज याद रखनी है कि जो एक्सप्रेशन होनी चाहिए वो इसका जो आंसर है एक्सप्रेशन का आंसर इंटीजर या फिर कैरेक्टर ही आना चाहिए, ठीक है? तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर केवल इंटीजर या कैरेक्टर के अलावा अगर कुछ आता है, यानी स्ट्रिंग आता है या फ्लोट वैल्यू आती है, तो आपको यहीं पर एरर मिल जाएगी, ठीक? दूसरी चीज, इसके बाद हम केस लेबल्स होते हैं, तो ये जो कांस्टेंट वन लिखा है दिस इज द केस लेबल। एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम केस के लेबल से मैच करके देखते हैं। अब दो चीजें हैं, जब भी कोई चीज मैच होगी तो या तो मैच होगी या तो मैच नहीं होगी। अगर मैच होता है तो हम केस जो उस केस के स्टेटमेंट्स हैं उनको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? उनको एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखेंगे क्या ब्रेक स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर ब्रेक स्टेटमेंट है तो हम ब्रेक से क्या करेंगे, स्विच के बाहर आ जाएंगे, ठीक है? स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएंगे। और अगर ब्रेक नहीं है तो फिर इसके नीचे के जितने भी स्टेटमेंट है वो सब एग्जीक्यूट होंगे। तो ये इसका एक सिंपल सा रूल है। और एक और रूल है कि जो लेबल्स हैं वो कोई सीक्वेंस नहीं होता यहाँ पर, देयर इज नो सच सीक्वेंस। तो किसी भी लेबल को आप कहीं पर भी लिख सकते हो, ठीक है? कोई ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं है कि लेबल्स एक साथ एक सीक्वेंस में आने चाहिए या केस वन लेबल पहले आएगा फिर टू फिर थ्री, ऐसा कुछ नहीं है। इनका सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता। तो ये कुछ सिंपल से रूल्स हैं स्विच स्टेटमेंट के, और इसके बेसिस पे हम कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हमने देख लिया था, इस टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। तो इसके बाद अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो एक और एग्जांपल है यहाँ पर, जहां पर एक स्विच स्टेटमेंट है और इसके अंदर दो केसेस हैं, केस वन एंड केस टू। और जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या है, बेसिकली इंटीजर। एक्सप्रेशन जो स्विच के अंदर लिखी है ए, उसका आंसर जो है वो क्या है, एक तरीके से इंटीजर है। वो कितनी है वैल्यू, 1, ठीक है? तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम केस के लेबल से मैच कराएंगे। जैसे ही मैच करेगा तो हम क्या करेंगे, इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। अब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक ना लिख के रिटर्न 0 लिख दिया है। क्या लिख दिया है, रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्या करता है, वैसे इसका यूज, रिटर्न का यूज जो होता है फंक्शंस में किया जाता है जनरली। फंक्शन की लास्ट लाइन जो होती है वो रिटर्न 0 होती है। जैसे मेन एक फंक्शन आप पढ़ते हो, मेन हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो मेन के सबसे नीचे में हमेशा क्या लिखता हूँ, रिटर्न 0। तो रिटर्न 0 क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि भाई ये वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मान लेता है प्रोग्राम यहीं से फिनिश हो चुका है, प्रॉपर्ली फिनिश हो चुका है, ठीक है? तो इसका मतलब प्रोग्राम इसके आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहां पर क्या मीनिंग होगा इसका, अगर हम इसके आउटपुट को डिसाइड करें या चेक करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले a की वैल्यू 1 है, इस लेबल से मैच हो गया, प्रिंट एफ ओ एन ई प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद अगली लाइन है रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्या करेगा, आपको स्विच के बाहर तो ले ही जाएगा लेकिन प्रोग्राम को भी टर्मिनेट कर देगा। क्या करेगा,
प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। क्यों टर्मिनेट कर देगा? क्योंकि रिटर्न 0 का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू किसको मिलेगी? सबसे पहली चीज ये आपने कहाँ लिखा होगा? मेन के अंदर। पहली चीज एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोग्राम लिखा कहाँ पर है। तो ऑब्वियस है ये पूरा प्रोग्राम हमने लिख रखा होगा कहाँ पे? इंट मेन के अंदर। ओके मैं लिखे दे रहा हूँ सही से, int और मेन। तो ये मेन के अंदर लिखा होगा प्रोग्राम और इस तरीके से आपने कुछ लिख रखा होगा। ये मेन के ब्रैकेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द ब्रैकेट ऑफ मेन। अब ये जो चीजें लिखी हुई है यहां पर जैसे मिला रिटर्न 0, तो रिटर्न 0 से क्या होगा कि ये प्रोग्राम मान लिया जाएगा टर्मिनेट हो गया है। तो इसके नीचे कुछ भी एग्जीक्यूट अब नहीं होगा। तो आउटपुट क्या आएगा इस क्वेश्चन का? ONE केवल, ठीक है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न 0 मैंने लिख दिया, ब्रेक नहीं लिखा। अगर ब्रेक लिखता तो उसका आउटपुट क्या आता? 1 और एंड आता, जैसे पहले अभी हम डिस्कस कर रहे थे सुबह मॉर्निंग के लेक्चर में। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? ONE प्रिंट करने के बाद, क्योंकि रिटर्न 0 लिखा है, रिटर्न 0 फंक्शन के बाहर लेके जाता है। किसके बाहर? फंक्शन के बाहर। और मेन के बाहर अगर हम गए तो मतलब क्या है? मेन के बाहर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएंगे। किसके पास? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 मिलने का मतलब क्या है कि ये प्रोग्राम प्रॉपर्ली टर्मिनेट हो चुका है। टर्मिनेट मतलब फिनिश हो चुका है। तो इसका मतलब ये प्रोग्राम का आउटपुट केवल और केवल क्या आएगा? ONE, और कुछ नहीं आएगा। तो कई बार मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए, घुमाने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिटर्न 0 लिख दिया, ठीक है। कोई डाउट है किसी को या क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, एक क्वेश्चन है रजत का कि स्विच के बाद पैरेंथेसिस क्यों लगाते हैं हम? तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्विच के स्टेटमेंट, स्विच के अंदर कई सारे हमें केसेस लिखने हैं, डिफॉल्ट लिखना है। तो ये सब प्रॉपर्ली हमें पता चल सके कि ये सब किसका पार्ट है? स्विच का। इसलिए हम यहाँ पे केस स्विच के जितने भी स्टेटमेंट है उनको ब्रैकेट में लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। ओके, तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे स्विच के बाद। बिल्कुल, अगर a की वैल्यू 2 होती तो 2 केवल प्रिंट होता और फिर एंड प्रिंट होता। बिल्कुल सही, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता तो बताइए आप क्या होता? मान लेते हैं कमेंट है ना। नहीं नहीं, मैं आप क्या कह रहे हो? रिटर्न 0 लिखना है कि नहीं लिखना? लिखना है। अच्छा हाँ ठीक है, अभी तो इसने पूछा है सेम चीज। a की वैल्यू अगर 2 है और इस केस में आप आउटपुट चेक करोगे तो सबसे पहले लेबल क्या मैच करेगा? फर्स्ट वन, ये वाला लेवल मैच नहीं करेगा, वैसे फर्स्ट लेवल मैच नहीं कर रहा, तो हम सेकंड लेवल से मैच करेंगे। मैच कर रहा है क्योंकि a की वैल्यू 2 है। क्या हम रिटर्न 0 पे आ रहे हैं क्या? कहाँ लिखा है? अभी कहाँ लिखा है? देखो आप यहाँ पर लाइन नंबर 1 पे आए, a = 2, स्विच a पे आए, a की वैल्यू 2 है, इस लेवल को मैच कर रहे हो। मैच हुआ? नहीं मैच हुआ ना? नहीं हुआ ना? तो अब किस पे जंप करोगे? केस 2 पे। मैच हो गया? तो आप क्या करोगे? printf2 प्रिंट करोगे, ब्रेक करोगे। ब्रेक का मतलब आप स्विच के बाहर आओगे, स्विच के बाहर, स्विच के बाहर आओगे तो क्या मिलेगा? printf एंड मिलेगा, और इसके बाद प्रोग्राम खत्म हो रहा है। तो क्या आंसर आया? 2 और एंड। क्या हम रिटर्न 0 पे कभी आए? नहीं आए, ठीक है ना। और सर a असाइन 1 होगा तो? अगर 1 होगा तो ये हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि इस केस में क्या होगा? 1 और 1 लेवल मैच हो गया। इस केस में printf1 प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद रिटर्न 0 को एग्जीक्यूट करेंगे। रिटर्न 0 क्या करता है? फंक्शन मेन के बाहर आपको लेके जाएगा, क्योंकि किस फंक्शन में लिखा है? मेन, है ना। तो मेन के आप बाहर आओगे, मेन के बाहर मतलब मेन खत्म हो गया। मेन खत्म होने का मतलब क्या है? प्रोग्राम फिनिश, यानी अब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो आउटपुट कितना आया? केवल ओनली 1, है ना। अब सर एंड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ओके। अगर ब्रेक लगा दोगे तो क्या होगा? फिर स्विच के बाहर आ जाओगे, है ना।
ठीक है, अगर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम ब्रेक लगा दें, आप बताओ ए की वैल्यू 1 है। अब देखिए अपने रूल मत भूलिए, है ना, रूल मत भूलिए और अकॉर्डिंगली आप आउटपुट फाइंड आउट कीजिए। ए की वैल्यू 1 है, केस लेवल मैच हो गया, ठीक है, ओ एन ई प्रिंट किया और अगली लाइन ब्रेक है। ब्रेक क्या करेगा, स्विच के बाहर ले जाएगा, तो स्विच के बाहर आ जाएंगे, स्विच के बाहर आओगे तो प्रिंट एंड लिखा हुआ है, तो एंड एग्जीक्यूट करोगे, रिटर्न 0 पे तो आए नहीं आप, है ना, यस नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली देखिए हमेशा रूल अपने याद रखिए, अगर रूल आपके क्लियर है, फंडास क्लियर है, तो आप कोई भी आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हो। प्रोग्राम देखने में भले कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन अगर आपको रूल क्लियर नहीं है तो आप आउटपुट नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्या होता, केस 3 हो, ठीक है, केस 3 बना दिया। अब और क्या लिखें फिर, और क्या लिखें केस 3 के बाद, इसका एक कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंटफ 3, चलो ठीक है लिख दिया 3। अब ए की वैल्यू बताइए क्या रखें, ए की वैल्यू क्या एज्यूम करें, 1 की और कुछ 2 4, ओके, ए की वैल्यू 4 रखोगे, चलिए मान लेते हैं ए की वैल्यू 4 है। अब देखिए अपने रूल याद रखिए, रूल क्या कहता है, जो एक्सप्रेशन है वो इंटीजर या कैरेक्टर होना चाहिए, यस इंटीजर और कैरेक्टर है, तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 4 इस लेबल से मैच करेगा, नहीं मैच कर रहा, तो अब इस वाले लेबल से मैच करोगे, नहीं मैच कर रहा, क्या इससे मैच कर रहा है, नहीं मैच किया, किसी से भी मैच नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली हम स्विच के कोई भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जब कोई भी लेबल मैच नहीं कर रहा। डिफॉल्ट भी नहीं लिख रखा आपने, डिफॉल्ट भी नहीं लिखा तो कोई लेबल मैच नहीं हुआ, और डिफॉल्ट भी नहीं है तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा स्विच का। स्विच के बाहर आएंगे और प्रिंटफ एंड लिखा हुआ है, एंड प्रिंट होगा। डिफॉल्ट अगर लिखते तो फिर डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता, ठीक है, अगर लिखते तो वो फिर एग्जीक्यूट होता डिफॉल्ट, ओके। दोनों एंटर करवाना हो तो एक साथ क्या कर रहे हो, अगर इंट और कैर दोनों एंटर करवाना हो एक साथ तो क्या करेंगे, दोनों एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक बार में या तो कैरेक्टर हो सकती है या तो इंटीजर हो सकती है। भाई कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो जब, या तो आप इंटीजर डिक्लेयर कर सकते हो या कैरेक्टर डिक्लेयर कर सकते हो, है ना, ओके। अब इसका आउटपुट बता सकते हो, आसान है, बताइए जल्दी जल्दी, टाइप कीजिए आउटपुट, टाइप कीजिए आउटपुट, रुक जाइए, रजत यस हम दोनों यूज कर सकते हैं, ब्रेक एंड रिटर्न 1 2 3 एंड एंड, अच्छा, और देखते हैं क्या आउटपुट बता रहा हूं, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है, तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा लास्ट वन अदर एंड, नहीं क्या आएगा, 1 और एंड केवल, ओके, 1 और एंड सर, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट, 1 2 3, ओके लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 और 1 ये लेबल मैच कर रहा है, और अगर ये लेबल मैच कर रहा है तो ओ एन ई प्रिंट करेंगे। इसके बाद अब कोई भी लेबल चेकिंग नहीं होगी, और हम डाउनवर्ड जाते हुए जितने स्टेटमेंट मिलेंगे, क्योंकि हमें ब्रेक नहीं मिला ना, ब्रेक मिलता तो हम बाहर आते हैं, ब्रेक कहाँ मिला, तो हम इसके नीचे के सारे स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट करेंगे, तो टी डब्ल्यू ओ भी प्रिंट होगा, 3 भी प्रिंट होगा, और अब मिल गया मुझे ब्रेक, तो अब मैं इसके स्विच के बाहर आऊंगा, तो प्रिंट अभी तक क्या कर चुके हैं 1 2 और 3, और स्विच के जब बाहर आए तो बाहर क्या मिला, ई एन डी, तो आंसर क्या है 1 2 3 और ई एन डी, ओके। डिफॉल्ट के ऊपर ब्रेक नहीं होता तो भी आंसर ये होता ना, डिफॉल्ट के ऊपर ब्रेक नहीं होता तो भी आंसर ये होता, फिर डिफॉल्ट भी प्रिंट होता, फिर 1 2 3 अदर और एंड, फिर ये आता आंसर, है ना। क्वेश्चन है बताइए, पूछो।
डाउट है तो प्लीज पूछो, कोई दिक्कत नहीं। कोई हंस रहा है हंसने दो, कोई क्या प्रॉब्लम है? नहीं इस पीछे कोई दिक्कत? हाँ, ठीक। कोई क्वेश्चन है तो पूछो प्लीज। डाउट आप क्लियर नहीं करोगे तो कोई नहीं समझा सकता है ना। हाँ ए की वैल्यू लेट वी हैव 4, और अगर ए की वैल्यू 4 है तो ऑब्वियसली पहले लेवल से मैच करते, नहीं मैच हुआ, दूसरे लेवल से मैच नहीं हुआ, तीसरे से नहीं हुआ, ऑब्वियसली हम डिफॉल्ट को देखते हैं, डिफॉल्ट है तो हम डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करेंगे अदर, और इसमें फिर ब्रेक लगे या ना लगे लास्ट में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस हम वैसे भी स्विच के बाहर आ रहे हैं और ब्रेक से भी बाहर आ रहे हैं। डिफॉल्ट को ऊपर कर दें, चलिए ब्रेक हट जाता तो ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा अब आपको स्विच स्टेटमेंट। लेट्स सी द चैट, कुछ लोगों का क्वेश्चन है स्विच फंक्शन है, नहीं स्विच फंक्शन नहीं है, स्विच इज ए स्टेटमेंट। फंक्शन अलग चीज होती है, स्विच इज ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए फंक्शन। अब देखिए ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देखिए ध्यान से। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख रहे हैं printf enter month 1-12, यानी 1 से लेके 12 के बीच में एक नंबर एंटर कीजिए। बेसिकली इसका कहने का मतलब है स्कैनफ लिखा, स्कैनफ में मंथ की वैल्यू को स्कैन कर रहे हैं, यूजर से पूछ रहे हैं, तो यूजर 1 से लेके 12 के बीच की वैल्यू देगा क्योंकि हमने उसे कह रखा है ना। लेकिन अगर 1 से 12 नहीं देता तो क्या एरर आएगी? नहीं, एरर तो नहीं आ सकती ना, बस इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, तो इंटीजर वैल्यू मान लेते हैं यूजर ने 3 एंटर की, ठीक है, 3 मंथ की वैल्यू 3 एंटर की। अब देखिए अगर 3 एंटर की तो क्या मंथ की वैल्यू 3 है। सबसे पहले केस 12 से मैच हुआ? नहीं। केस 1 से मैच हुआ? नो। केस 2 से मैच हुआ? नो। विंटर भी प्रिंट नहीं होगा, ब्रेक भी नहीं होगा, ठीक है, दोनों नहीं होंगे। फिर केस 3 पे आएंगे, केस 3 मैच हुआ? यस। जैसे मैच हो गया अब आपको पता है क्या होगा, सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, केस 3 के बाद के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे जब तक ब्रेक नहीं मिलता। केस 4 एग्जीक्यूट होगा, केस 5 एग्जीक्यूट होगा, printf स्प्रिंग प्रिंट हो जाएगा, और इसके बाद क्या लगा है? ब्रेक, यानी अब आप बाहर आ जाओ। बस केवल स्प्रिंग प्रिंट होगा और कुछ नहीं प्रिंट, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है थ्योरी के लिए कि स्विच और इफ में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड इफ। एक तो सिंटैक्स अलग ही है दोनों का, इसमें एक स्विच कीवर्ड यूज करते हैं और एक में इफ एल्स यूज करते हैं कीवर्ड, है ना। और बेसिकली अंतर क्या है यहाँ पर, इफ एल्स में हम हमेशा इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन इस टाइप की कंडीशन चेक करते हैं, है ना। हमेशा आप एक कंडीशन चेक करोगे, जबकि स्विच में जो एक्सप्रेशन होती है वो या तो एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए या कैरेक्टर वैल्यू। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि इफ या एल्स जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हो, है ना। इक्वालिटी टाइप की कंडीशन चेक कर, इक्वालिटी का मतलब क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी चीजें। इक्वालिटी का मतलब इक्वल नहीं, इक्वालिटी का मतलब सारे रिलेशनल ऑपरेटर। तो स्विच स्टेटमेंट में केवल केस कांस्टेंट यूज होते हैं जो कि सिर्फ इंटीजर या कैरेक्टर हो सकते हैं, और इनमें ये इस इफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भाई इंटीजर और कैरेक्टर ही होना चाहिए, ये सब पे वर्क करेगा, चाहे फ्लोट हो, चाहे इंटीजर हो, या आपका स्ट्रिंग हो, सब पे वर्क कर जाएगा बेसिकली। अगर स्विच से आप लिखते हैं थोड़ा सा इसमें रीडेबिलिटी अच्छा है, रीडेबिलिटी मतलब प्रोग्राम को रीड करने में आसानी है ना। तो ये आपके कुछ डिफरेंस हो गए स्विच और इफ में। लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि जो स्विच स्टेटमेंट है वो केस लेबल को मैच करता है, जबकि एफ एल्स क्या करता है, वहां पर इक्वालिटी कंडीशंस चेक होती है और वो कंडीशन या तो ट्रू होंगी या तो फॉल्स होंगी, और बेस्ड ऑन देम, यानी वो ट्रू या फॉल्स होने के अकॉर्डिंग हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर लेबल मैचिंग होती है, और लेबल सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर या इंटीजर ही हो सकते हैं और कुछ नहीं होंगे।
बिल्कुल आ सकते हैं। ज्यादा वर्सटाइल कौन सा है? ज्यादा वर्सटाइल एक्चुअली, अच्छा फर्स्ट थिंग हेडर फाइल कौन सी यूज करेंगे? तो हेडर फाइल इसके लिए कोई अलग से नहीं है, वही हेडर stdio.h, वही पुरानी हेडर फाइल, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है ज्यादा वर्सटाइल कौन सा है? तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या यूज करते हो, ओके। तो वर्सटाइल का मतलब बेसिकली क्या है कि आप किस में आसानी फील करते हो, इजीनेस किस में फील करते हो। कि जैसे एक प्रोग्राम मैंने आपसे कहा कि एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें अगर यूजर प्लस साइन एंटर करता है तो 2 नंबर को ऐड कर लीजिए, माइनस साइन एंटर करता है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, डिवीजन साइन एंटर करता है तो डिवाइड कर लीजिए, और मल्टीप्लाई कर एंटर करता है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये प्रोग्राम इफ एल्स से भी बनाया जा सकता है और स्विच से भी बन सकता है। किससे आसान होगा किससे टफ होगा वो डिपेंड करता है आपको कौन सा इसमें समझ में आता है ज्यादा, ठीक है। स्विच से भी बन जाएगा सेम चीज, और सेम चीज आपका इफ एल्स से भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक तरीके से इक्विवेलेंट लिखे जा सकते हैं, इफ एल्स और स्विच, ओके। तो आप ये ट्राई कीजिएगा इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम समझ में आ गया होगा आई थिंक। आपको इंटीजर वेरिएबल्स लेने हैं और एक लेबल के लिए लेना है वेरिएबल, और यूजर ने अगर वैल्यू एंटर की प्लस साइन, याद रखिएगा प्लस साइन अगर एंटर किया तो उन दो वैल्यूज को आप ऐड करके आंसर बता दीजिए कि भाई इन दोनों का एडिशन ये है। अगर माइनस साइन एंटर कर दिया तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर बता दीजिए। इस तरीके से आप ये प्रोग्राम बनाएंगे और मुझे चैट बॉक्स यानी जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। क्या? अच्छा ठीक है, मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूं कैसे बनाना है। देखिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले तो मेन फंक्शन लिखेंगे, हेडर फाइल मेन फंक्शन, और उसके बाद वेरिएबल्स लिखेंगे। तो आपको कुछ ऐसे वेरिएबल लेने हैं, ए बी और सी, 3 वेरिएबल ले लिए इंटीजर टाइप के। वो आप लिखेंगे, कैसे लिखना है मैं नहीं लिख रहा। 3 वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं। एक वेरिएबल ले लीजिएगा चॉइस, ये हो जाएगा कैरेक्टर टाइप का। ये क्या होगा? कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। सबसे पहले इस कैरेक्टर वेरिएबल को स्कैन कर लीजिएगा, इसको चॉइस को। अब कैसे स्कैन करना है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक वेरिएबल है, आप स्कैन कर सकते हो इसे, ठीक है। स्कैन करने पे यूजर इसकी वैल्यू क्या क्या दे सकता है? प्लस दे सकता है, या तो माइनस एंटर करेगा, या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो डिवाइड, है ना। हो सकता है यूजर इसके अलावा भी कुछ एंटर कर दे, तो हम अपने स्विच में इस तरीके की कुछ लिख देंगे कि आपने गलत एंटर किया ताकि यूजर को पता चल जाए। इतना लिखने के बाद हम स्कैन करेंगे इसको, बी और सी को, दो वेरिएबल की वैल्यू को स्कैन कर लेंगे, इंटीजर वैल्यूज को, ठीक। इतना स्कैन करने के बाद अब आप स्विच यूज करोगे, स्विच, और यहां पे हम लिख देंगे चॉइस, ठीक। और इसके बाद क्या लिखेंगे? केस, और यहां पे मैं लिखूंगा प्लस। अगर यूजर ने प्लस सिंबल एंटर किया होगा तो लेबल इससे मैच होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख दूंगा a = b + c, और यहां पे मैसेज भी लिख दीजिए printf एडिशन ऑफ b and c = या केवल लिख दीजिए %b, या मैसेज भी लिख सकते हैं इन दोनों का एडिशन ये आया है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, और ब्रेक लिख दीजिए लास्ट में क्योंकि एडिशन के बाद और कुछ नहीं करना। तो प्लस के लिए लिखा, फिर माइनस के लिए लिखेंगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन, और लास्ट में एक डिफॉल्ट लिख दीजिएगा। डिफॉल्ट में लिखिएगा रॉन्ग चॉइस, जो आपने चॉइसेस एंटर किए हैं वो गलत है। यानी यूजर ने अगर प्लस नहीं एंटर किया, ना तो माइनस, ना तो मल्टीप्लिकेशन, ना तो डिवीजन, इन 4 सिंबल के अलावा कुछ और एंटर कर दिया है कैरेक्टर में, तो रॉन्ग चॉइस वाला आंसर प्रिंट होगा। तो बना सकते हो ना, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। इफ से भी इसे बना सकते हैं, बिल्कुल इस प्रोग्राम को आप इफ एल्स से भी बना सकते हैं,
बस वहां पर आपको if else में क्या लिखना होगा, if choice equals to इक्वल टू आ जाएगा बस प्लस, तो आप यहाँ पे वो जो स्टेटमेंट लिख रहे हो यहाँ पे लिख दीजिए, फिर यहाँ पे else if लिख दीजिए और else if में लिख सकते हैं choice equals to माइनस, है ना, और फिर ये स्टेटमेंट। इस तरीके से if else से भी आप ये बना सकते हैं पूरा प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम। ठीक, और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके तो एक और क्वेश्चन है और इसके बाद हम ये टॉपिक एंड करेंगे। फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये if else का क्वेश्चन है। इसका आउटपुट बताइए क्या है। आउटपुट बताओ भाई, क्या डिस्कस कर रहे हो, हैं? क्या पूछ रहे हो बताओ। ओके आई गॉट सम आंसर्स 1 2 एंड 2 2 1 2 भी आंसर आ रहा है कुछ लोगों का। लेट्स सी 2 1 2 2 1 1 भी आ रहा है कुछ लोगों का आंसर। लेट्स सी क्या आता है आंसर। लेट्स सी, आप लोग अपना फाइंड आउट करते रहो, फिर मैं देखता हूं। b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू कितनी है 3, और इसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं a, और इसके बाद लिख रहे हैं a एंड ऑपरेटर, और फिर क्या लिख रहे हैं a डिवाइड बाय b, ठीक है ना। फिर इसके बाद लिखना है printf1, और इसके बाद लिख रहे हैं else, और else में मैंने क्या लिख रखा है printf2। इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग if प्लस प्लस a इक्वल्स टू b प्लस प्लस, ओके, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं printf 1। और इसके बाद हम लिख रहे हैं if के बाद एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं else, और else में हम क्या लिख रहे हैं printf2। चलिए पहले इतना सॉल्व करते हैं, फिर इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो सॉल्व करेंगे, a लेस देन b लेस देन c को, ठीक है। ओके तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है a एंड a डिवाइड बाय b। a की वैल्यू कितनी है 4। अब याद रखिएगा लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर होता है, याद है टर्म्स। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि लॉजिकल एंड में अगर ये 0 होता तो हम फिर इस साइड को इवैल्यूएट नहीं करते, लेकिन फिलहाल तो ये क्या है ट्रू है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब ट्रू है, इसलिए हम एक्सक्लूड करेंगे आगे चलके। a डिवाइड बाय b आ रहा है 4 डिवाइड बाय b कितना आएगा आंसर 0, 4 डिवाइड बाय b 5, सॉरी 0 आएगा 0 0 0 0
इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, आंसर इंटीजर आएगा। तो 4 डिवाइड बाय 5 वैसे आता 0.8, लेकिन ये इंटीजर पार्ट केवल 0 है, तो आंसर क्या आएगा 0। और ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा फॉल्स। फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है इफ स्टेटमेंट, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम किस पे जंप कर जाएंगे, इसके एल्स पार्ट पे। ठीक, एल्स पार्ट पे एग्जीक्यूट कीजिए, तो क्या आंसर आया फिलहाल 2। तो एक आंसर आ रहा है मेरा 3/2। ठीक, इसके बाद क्या लिख रहे हैं हम स्टेटमेंट। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं मैं रब कर रहा हूं इसे। इज इट क्लियर? किसी को डाउट इस वाले पार्ट में? ये एल्स लिखा है, इसमें किसी को डाउट है कि नहीं? नो सर। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ क्योंकि ये पूरा मेरा पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसके नीचे क्या लिखा है, प्लस प्लस ए इक्वल्स टू बी प्लस प्लस, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट ये क्या करता है, वैल्यू को पहले इंक्रीज करेगा। ए की वैल्यू को इंक्रीज कीजिए, 5 हो जाएगी इक्वल टू बी प्लस प्लस पोस्ट है। पोस्ट कहता है वैल्यू को पहले यूज कर लीजिए फिर इंक्रीज कीजिए। यूज करिए बी की वैल्यू को 5, अब इंक्रीज करिए बी की वैल्यू को इंक्रीज करना मत भूलिएगा, तो ये 6 हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कीजिए आप, 5 इक्वल्स टू 5 ट्रू है, और ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1। ठीक है, हाँ ए की वैल्यू भी अपडेट होगी, 5 हो जाएगी, सही कह रहे हो। तो यहाँ से क्या आ गया आंसर 1। किसी को डाउट इसमें? प्लीज पूछिए क्वेश्चन अगर डाउट है तो। रिपीट कर दीजिए सर। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ये वैल्यू 4 है और ये वैल्यू कितनी है 5, ठीक है ना। अब देखते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूं इसको। ये है प्री इंक्रीमेंट, ये है इक्वल टू और ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। 3 ऑपरेटर है। फिलहाल अगर हम इन तीनों में देखें तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, पोस्ट की। पोस्ट की ज्यादा होती है। तो अगर इक्वल टू को से हम सॉल्व भी करें तो सबसे पहले पोस्ट अगर सॉल्व करते हैं तो b की वैल्यू को पहले यूज करेंगे। क्या है b की वैल्यू 5, क्योंकि ये क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट कहता है कि वैल्यू को पहले आप यूज कर लीजिए फिर इंक्रीज कीजिए। यूज कर लिया वैल्यू को और अब इंक्रीज करेंगे। ठीक, इधर लगा हुआ है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट कहता है वैल्यू को पहले आप इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज कीजिए, एक से ही इंक्रीज होती है, एक से ही डिक्रीज होती है ना। तो इंक्रीज करने के बाद यूज करना है, तो इंक्रीज कर लिया, अब यूज करिए e की वैल्यू को 5। अब क्या आ रहा है 5 इक्वल्स टू 5। 5 इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है, ट्रू है। ट्रू। और ट्रू होने पे क्या होगा, हम प्रिंट करेंगे ONE1, दिस पार्ट विल प्रिंट। ठीक है, तो यहां से क्या प्रिंट हो गया ONE। अब बचा मेरा तीसरा पार्ट। लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड पार्ट। तो लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है A less than B less than C, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, A less than B less than C। और यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंट क्या लिखा हुआ है 1, और फिर इसके बाद लिखा हुआ है आप बताइए, लेफ्ट टू राइट होती है ना, इसकी एसोसिएटिव लेफ्ट टू राइट होती है। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। ये 2 ऑपरेटर लगे हुए हैं। जब दोनों 2 ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के होते हैं या सेम ऑपरेटर हो तो उस केस में उनकी एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। इनकी एसोसिएटिविटी कहती है लेफ्ट टू राइट, यानी पहले लेफ्ट पार्ट को सॉल्व कीजिए फिर राइट को। लेफ्ट को सॉल्व करो। लेफ्ट में लिखा हुआ है a लेस देन b। इसको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 6।
क्या आएगा आंसर? ट्रू का मतलब 1, ट्रू का मतलब 1। इस पूरे का आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। अब ये लिखा है 1 लेस देन c, और c की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये क्या लिखा है? 1 लेस देन 3। सही है कंडीशन। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या प्रिंट करेंगे? तो यहाँ से क्या आंसर आ गया? 2 है। तो फाइनल आंसर इज 2 1 1। दिस इज द राइट आंसर। ओके, कोई डाउट इसमें किसी को? ये क्वेश्चंस हैं, पूछिए। सर अगर फॉल्स होती तो ट्रू होता क्या आंसर? क्या चीज फॉल्स होती? ये कंडीशन। यस यस। मान लेते हैं ये फॉल्स कैसे होती? सी की वैल्यू अगर 0 है, सी की वैल्यू 0 है, तो फिर हम इस केस में 2 को प्रिंट करते हैं एज ओके पार्ट। सर। ओके। इक्वल टू 2 होता तो भी बहुत हो जाता। फिर नहीं, फिर यहाँ पे पूरा चेक करते हैं, कंप्लीट चेक करना होता है ना, स्टार्टिंग से कंप्लीट। और किसी का कोई क्वेश्चन है? प्लीज कोई क्वेश्चन पूछिए। नहीं है क्वेश्चन? तो ठीक है, फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को। ओके, b इक्वल्स टू 1 कैसे हो गया? b असाइनमेंट 1 मैंने कहाँ लिखा? ओके, b असाइनमेंट 1 नहीं है, ये पूरे का आंसर, इस एक्सप्रेशन का आंसर 1 है। कैसे आया? a लेस देन b, 5 लेस देन 6। 5 लेस देन 6 का मतलब क्या है? ट्रू। और ट्रू का मतलब क्या आप लिख सकते हैं? 1। ट्रू को अगर नंबर में कभी यूज करना पड़ जाए ट्रू को, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 1। किसका? और ये कितना है? 1 हो गया लेस देन, और c की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। कितनी थी? 3। तो 1 लेस देन 3 कितना आ जाएगा? ट्रू है। 1 आ जाएगा या ट्रू, मत दोनों चीज बोल सकते हैं। और जब ये ट्रू है पूरा स्टेटमेंट, तो क्या प्रिंट करोगे? हाँ, मुझे सेंड कर दीजिएगा ग्रुप पे, या बेसिकली आप इंडिविजुअल सेंड कीजिएगा, ग्रुप पे बहुत सारे मैसेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल पर्सनल सेंड कीजिएगा, क्योंकि ग्रुप पे सेंड करेंगे तो बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं। चलिए रिवाइज करते रहिए। अब हमारा एक सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, लूप है, जिसमें 3 लूप है, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल, जिसमें से हम 2 कीवर्ड और पढ़ेंगे डिटेल में, एक ब्रेक कीवर्ड और एक कंटिन्यू कीवर्ड। ठीक है, ये वो लूप के साथ ही यूज होते हैं। तो पहले हम लूप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये कीवर्ड्स पढ़ेंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो नेक्स्ट वीक में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और फाइनल वीक में, यानी हमारे पास 2 वीक है जो लगभग, तो नेक्स्ट वीक में हम रिवीजन कर लेंगे, या जो टॉपिक आप बोलेंगे मैं वो रिवाइज कर दूंगा। ओके सर। हाँ जी सर आज के लेक्चर का वीडियो कहाँ मिलेगा सर? मैं सेंड कर दूंगा आज के। ओके सर, थैंक यू। ओके, और क्विज़िस का जो है वो मैं आपको, हाँ, क्विज़िस के लिए देखिए क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, उसमें क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर डाउट है तो आप फिर जो ट्यूसडे की क्लासेस हैं उनमें पूछिएगा। ठीक है सर, एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी क्या? हाँ, एक्स्ट्रा क्लास जो ट्यूसडे और फ्राइडे। अच्छा सर। पीडीएफ ऑलरेडी मैंने सेंड कर दी है।